तो राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनावी माहौल को काफी गर्म कर दिया है, हाइड्रोजन वर्ड जो है इसने काफी गर्म कर दिया है माहौल। पहले उन्होंने कहा कि हमने परमाणु बम फोड़ा महादेवपुरा को लेके, अब वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। हमने ही पूछा था राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाइड्रोजन बम कब आने वाला है, तो उनका ये कहना था कि तैयारी हो रही है और बहुत जल्दी हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर जो बयान दिया, आरोप लगाए या कह सकते हैं एक विवाद खड़ा किया। नहीं, देखिए, अनुराग ठाकुर ही नहीं, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है युवाओं को लेकर राहुल गांधी को टारगेट किया। देखिए, समझना ये बड़ा ज़रूरी है कि राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो या अपनी उनकी रैलियों की बात हो, राहुल गांधी ने हमेशा युवाओं की बात की है, दलितों की बात की, पिछड़ों की बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबोंता मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। बिहार चुनाव की घड़ियां नजदीक आ चुकी है और ऐसे में नेताओं की लगातार धुआंधार रैलियां भी शुरू हो चुकी है और अब सबकी धड़कनें जो है वो चुनाव को लेकर तेज हो चुकी है। साथ ही हम बात करेंगे आज जिस तरह से राहुल गांधी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं, वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने अभी अभी खत्म करी और लगातार वो पीसी कर रहे हैं और इससे वो लगातार चुनाव आयोग को जो है निशाने पर ले रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार मोहित दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरी सहयोगी अंजलि। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा मोहित दुबे जी कि जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की उनकी जर्नी रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अब जिस तरह से उनकी यात्रा खत्म हुई है उसके बाद ही उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा बिहार के भीतर वोटर अधिकार यात्रा की जी, वो यात्रा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर बिहार के भीतर हुआ और एसआईआर के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाया चुनाव आयोग पे कि मतदाताओं के नाम काटे गए और उन मतदाताओं के ज्यादा नाम काटे गए जो महागठबंधन को वोट करने वाले थे। तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 17 जो है तारीख से शुरू हुई और 17 तारीख से शुरू होकर 1 सितंबर तक वो यात्रा पटना तक चली, यानी 16 दिनों की यात्रा और 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जो माले से आते हैं, मुकेश सहनी जो वीआईपी से आते हैं, तो इन लोगों के साथ खुली जीप में राहुल गांधी ने, आप समझिए कि सासाराम से यात्रा की शुरुआत होती है, पटना तक जाते हैं, भीषण गर्मी में, भीषण उमस में, बारिश में। तो राहुल गांधी की इस यात्रा का सीधे तौर पर मकसद एक ही था कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए। जो एसआईआर हुआ था अबोनिता, एसआईआर में 64,65,000 मतदाताओं के नाम काटे गए थे, जिसमें करीब 22 लाख ऐसे मतदाता थे जिनका देहांत हो चुका था, मृत्यु हो चुका था। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे थे कि कई ऐसे मतदाता हैं जो जिंदा हैं लेकिन उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया था। हमने भी कई स्टोरीज इस पे की थी, दरभंगा के भीतर की थी, जहाँ पे जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित कर दिया गया था। तो वही वो सवाल उठा रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया तो ठीक है लेकिन इतनी जल्दी, इतने कम समय में मुकम्मल तौर पे एसआईआर नहीं हो सकता। अब आपने जो बात कही कि उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के दौरान पटना में कहा था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, यानी एक बड़ा खुलासा करेंगे। और उससे पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा को लेकर खुलासा वहां पे किया था कि एक ही घर में सैकड़ों मतदाता हैं। आखिर कैसे एक घर में सैकड़ों मतदाता हो सकते हैं? तो राहुल गांधी ने पटना में 1 सितंबर को, मुझे याद है मैं वहां पे मौजूद था पटना के भीतर, क्योंकि मैंने पूरी यात्रा कवर की थी। जितना राहुल गांधी चले थे उतना ही हम भी चले थे, 1300 किलोमीटर से ज्यादा हमने भी यात्रा की थी। तो 1 तारीख को, 1 सितंबर को पटना में उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। हाइड्रोजन बम की अभी तैयारी हालांकि चल रही है, अभी फोड़ा नहीं उन्होंने। तो जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वोट अधिकार यात्रा के बाद, वो इतनी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं, लेकिन उस खुलासा में एक बार फिर से उन्होंने कर्नाटक का ही मुद्दा उठाया। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र का एक मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि सुबह 4 बजे नागराज का नाम काट दिया जाता है, यानी सुबह 4 बजे कोई उठता है और 2 मतदाताओं के नाम डिलीट कर देता है। और वहां पे एक इशू उन्होंने उठाया, वहां पे एक विधायक, उसी क्षेत्र के विधायक, कांग्रेस के विधायक जीते थे, बीआर पाटिल, उनको खुद लेके मंच पे आए थे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हम भी वहां पे मौजूद थे। और वहां पे उन्होंने कहा था कि अगर 6018 मतदाताओं के नाम काट दिया जाता तो उनका प्रत्याशी हार जाता, उनको हरा दिया जाता। यानी सीधे तौर पे वो टारगेट चुनाव आयोग को कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमको हराने के लिए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है हमको। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि बेबुनियाद है, कोई इसका मतलब नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कि राहुल गांधी एक करीब
31 मिनट तक वो प्रेजेंटेशन देते रहे हम्म, और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार रिमाइंडर भेजे उसी मसले को लेके, आनंद विधानसभा क्षेत्र में जो वोट काटे गए थे उसी को लेके उन्होंने 18 रिमाइंडर्स चुनाव आयोग को भेजे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई रिप्लाई नहीं किया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने रिप्लाई कर दिया है, पूरा उन्होंने बता दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर आप जवाब दीजिए और आपको देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं। जी। तो सर इस यात्रा के दौरान आपको हमने देखा अखिलेश यादव जी ने भी राहुल गांधी जी को जोड़ा था, तो उनसे जुड़ने के बाद राजनीति मजबूती कुछ दिखाई दी थी कि मतलब उनके जुड़ने का क्या असर दिखाई दिया अखिलेश यादव जी ने जो यात्रा में जुड़े? नहीं, देखिए अंजलि, समझना ये होगा कि जब आप चुनाव के पहले किसी भी यात्रा को करते हैं तो निश्चित तौर पे एक फायदा होता है, महागठबंधन को फायदा होता है। और राहुल गांधी ने देखिए चुनाव अक्टूबर में होना है, वहाँ पे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होना, उससे पहले उन्होंने जो है यात्रा कर दी और 1300-1400 किलोमीटर की यात्राओं का तो फायदा होता है। इस यात्रा में हम लगातार यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जो माले से आते हैं, जिनका एक मुकम्मल जमीन है बिहार के भीतर, वीआईपी की जो है मल्लाहों में जो ग्रामीण इलाके हैं उनका भी 3-4% अपना वोट है, उनका भी एक मुकम्मल अपना स्थान है। तो उसके साथ जो अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अपने आप को प्रूव किया, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। और ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली में सत्ता का सूरज उगता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही होकर जो है वो जाता है। यानी दिल्ली में ठसक पैदा करनी है तो यहाँ पे आपको बाजीगर होना पड़ेगा, यहाँ पे जीत आपको बेहतर ढंग से प्रदर्शन करना पड़ेगा और जीत हासिल करनी पड़ेगी। सही बात है, 37 सीटें उन्होंने जीती। और देखिए आपने जो सवाल किया है, अब उस सवाल पे हम आ जाते हैं कि बिहार के छपरा में उनको बुलाया गया, राहुल गांधी ने खुद फोन किया अखिलेश यादव को कि अखिलेश जी आइए और हमारी यात्रा को ज्वाइन कीजिए। अखिलेश आए, छपरा में आए और आरा में उन्होंने रैली की। वहां पे सीधे तौर पर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि देखिए वोट अधिकार यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। और एक और बड़ी बात कि अभी तक कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हों, लेकिन उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा आरा में, उस रैली में हमने उस रैली को कवर किया, छपरा को भी कवर किया, वहां पे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए और तेजस्वी यादव से बेहतर कोई बिहार का विकास नहीं कर सकता है। तो यादव जो है अखिलेश यादव है और खासतौर पे आरा और छपरा में यादव बहुल इलाका है, वहाँ पे यादव का अपना एक प्रभुत्व है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन एक बड़ा मैसेज दे रही थी कि देखिए वोट चोरी के मुद्दे पे पूरा महागठबंधन एक साथ है, चाहे अखिलेश यादव की बात हो या दूसरे दलों की बात हो। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनावी माहौल को काफी गर्म कर दिया है, हाइड्रोजन वर्ड जो है इसने काफी गर्म कर दिया है माहौल, इससे तात्पर्य क्या है राहुल गांधी का? देखिए अब नेता पहले उन्होंने कहा कि हमने परमाणु बम फोड़ा महादेवपुरा को लेके, अब वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। हमने ही पूछा था राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाइड्रोजन बम कब आने वाला है, तो उनका ये कहना था कि तैयारी हो रही है और बहुत जल्दी हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वोट चोरी हो रहा है, किस तरीके से जो है विपक्ष को यानी कांग्रेस को हराने की कोशिश हो रही है। क्या हो सकता है ये हाइड्रोजन बम? अब हाइड्रोजन बम हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा की सीट का कुछ खुलासा करना चाह रहे हो, हरियाणा का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का हालांकि उन्होंने कर दिया। तो हाइड्रोजन बम की लेयर अभी वो बना रहे हैं, उस लेयर का खुलासा वो करेंगे। लेकिन जो ये वाला खुलासा था उनका ये कहना था कि ये भी छोटा खुलासा, इंतजार करिए आप। तो बीजेपी की इस पे क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी ने तो जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उनका यही कहना था कि राहुल गांधी कहते कुछ और हैं और जब जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होती है। कुल मिला के उनका ये बीजेपी ने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की देखिए कोशिश की। उन्होंने जो है वहां पे ये किया क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को डिसाइड करना है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि युवाओं को डिसाइड करना है कि अपना मत का अधिकार सुरक्षित रखना है या नहीं रखना है। बीजेपी ने उसको जो जेनजी का इशू बना दिया, क्योंकि जेनजी आपको पता होगा कि नेपाल में जेनजी की वजह से क्रांति हो गई, सरकार बदल गई, ओली को भागना पड़ा, नया प्रधानमंत्री वहां पे बना। तो उन्होंने इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश की कि भाई देखिए राहुल गांधी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर हाल ही में अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर जो बयान दिया, आरोप लगाए या कह सकते हैं एक विवाद खड़ा किया, आप कैसे देखते हैं कि ऐसे पब्लिक विवाद यंग वोटर्स पर क्या असर डालते हैं? अनुराग ठाकुर ने मतलब किस इशू को लेके, क्या युवाओं को लेके जो सवाल उठाया था उसकी बात आप कर रही हैं? जी नहीं, देखिए अनुराग ठाकुर ही नहीं, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
जो है युवाओं को लेके राहुल गांधी को टारगेट किया। देखिए समझना ये बड़ा जरूरी है कि राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो या अपनी उनकी रैलियों की बात हो, राहुल गांधी ने हमेशा युवाओं की बात की है, दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है। खासतौर पर युवा सेंट्रिक वो अपने बयान को देते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, एग्रेसिव होकर बात करते हैं, बेरोजगारी का वो मुद्दा उठाते हैं। और आपको बता दूं कि उनको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जवान देश हिंदुस्तान है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के भीतर युवा है। अभी एक आंकड़ा आया था, उस आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में 15 साल से लेकर 64 साल के बीच की जो आबादी है वो 68% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया की नजर है हमारे हिंदुस्तान के युवाओं पर। अब देखिए, जो जिसके साथ भी युवा जुड़ेगा वो सियासत की बाजी जीत जाएगा, और राहुल गांधी को पता है। और ये भी आप समझ लीजिए कि जो 2014 में युवा 10 साल का था, वो युवा वोट देने का अधिकार 10 साल की उम्र का नहीं होता, लेकिन वो युवा 2025 में 20 साल का हो चुका है। तो उनको ये पता है कि युवाओं के अपना एक सपना है। युवा चाहते हैं कि जो है उनको एक घर हो, गाड़ी हो, है ना, उनको अच्छी नौकरी हो, अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाए। तो बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी यही उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि युवा ही देश को बदलेगा। इसी वजह से लगातार राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं। जी, देखिए एक बार सियासत बहुत गरमाई थी और आरोप लगा था राहुल गांधी पर कि उन्होंने धक्का दिया है। आप वहीं पर मौजूद थे, वो आपके दृष्टिकोण से आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसको सारंगी, अच्छा, संसद के भीतर की बात, संसद के भीतर की बात, संसद के भीतर की बात करें। देखिए ये थोड़ा सा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपने किया है जी। ये दरअसल ये घटना 2024 दिसंबर की है जी। मुझे जहां तक तारीख याद है 19 दिसंबर की ये घटना है जी। और संसद के भीतर जो है महागठबंधन के तमाम साथी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रताप सारंगी की आप बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सांसद है मौजूदा वक्त में, और वो मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। दरअसल सुबह का वक्त था और अमित शाह का एक दिन पहले एक बयान आया था जी। लोकसभा के भीतर। उन्होंने अंबेडकर की बात कही थी और राहुल गांधी आइए कहें कि विपक्ष पे निशाना साधा था और ये कहा था कि अंबेडकर का नाम, इतना नाम अगर आप किसी भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उस मुद्दे को, यानी उस 16-17 सेकंड के उस क्लिप को कांग्रेस ने जो है लपक लिया और उसको ट्वीट कर दिया सोशल मीडिया पर, हाँ, और उस मुद्दे को उठा दिया। उसी मुद्दे पर जो है 19 दिसंबर को 2024 को महागठबंधन के साथी प्रदर्शन कर रहे थे अंबेडकर प्रतिमा से लेके मकर द्वार तक, जो नया संसद भवन है उसके मकर द्वार तक। वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का भी प्रदर्शन चल रहा था। मकर द्वार पे पहले से जो है बीजेपी के तमाम सांसद वहां पे मौजूद थे। तो पुरानी संसद का चक्कर लगाते हुए मकर द्वार जब पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित जो है तमाम जो महागठबंधन के नेता थे, सारे के सारे वहां पे पहुंचे। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई अचानक, क्योंकि उनके भी सांसद, इनके भी सांसद, आप समझ सकते हैं कि 600-700 लोग, जोरदार प्रदर्शन, 600 लोग के आसपास इकट्ठा हो गए दोनों तरफ से। मैं वहां पे साक्षी हूं, मैं कह सकता हूं कि ऐसी तस्वीर संसद के भीतर बहुत कम देखने को मिलती है कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने प्रदर्शन कर रहा है, सांसद प्रदर्शन कर रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ सांसदों ने घेर लिया, प्रियंका गांधी को कुछ सांसदों ने घेर लिया, सोनिया गांधी को कुछ सांसदों ने घेर लिया। और वहां पर जो तस्वीर दिखाई दे रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नारेबाजी करने लगे, मतलब जोश में आ गए। और जोश में आने के बाद जो है राहुल गांधी थोड़ा सा आगे निकले, गेट की ओर आगे बढ़े, और फिर वहां पे बीजेपी के, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड खबर बता रहा हूं क्योंकि मैं मौजूद था वहां पे। राहुल गांधी मकर द्वार से होते हुए अंदर जाने की कोशिश करते संसद भवन के अंदर, और जब वहां पे गए तो बीजेपी के कुछ सांसद वहां पे खड़े थे, तो प्रदर्शन हो रहा था, बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ थी। प्रताप सारंगी जो थे वो मकर द्वार की पहली सीढ़ी पे मौजूद थे। आप उस वक्त मौजूद थे? वहीं पे मौजूद थे जी। और राहुल गांधी जब जा रहे थे, राहुल गांधी ने उनको धक्का नहीं दिया। पहली बात, राहुल गांधी ने, आप इसको नोट कर लीजिए कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का नहीं दिया। क्लिप्स तो वायरल हुई थी कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। वो ये आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। और राहुल गांधी जब अंदर जा रहे थे तो किसी दूसरे सांसद को धक्का लगा होगा, वो धक्का नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि भीड़ में जब जा रहे, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो राहुल गांधी जब गए तो किसी दूसरे तीसरे सांसद के धक्के की वजह से वो गिर गए। अच्छा, ठीक तो है, आप कह रहे हैं ये आरोप झूठे थे? मैंने तो यही देखा कि जो भी था वो तो वो अंदर केस भी दर्ज हुए थे। हाँ, तो एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि फिर जो है कांग्रेस ने भी एफआईआर दर्ज कराई कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ बिहेव हुआ है, बदसलूकी। तो राहुल गांधी जब अंदर चले गए
जी। तो उसके बाद अचानक प्रताप सिंह सारंगी जो जब नीचे गिरे, बहुत ज्यादा भीड़ थी तो ब्लड आने लगा, उनको ब्लड आ रहा था। और उसके बाद तत्काल वहां पे एम्बुलेंस आई। मैंने ही बाइट मोबाइल पे रिकॉर्ड की थी कि किसने आपको धक्का दिया है। तो उन्होंने उस वक्त मेरे मोबाइल की बाइट में उन्होंने नहीं बोला कि किसने धक्का दिया, बस मैं गिर गया ये उन्होंने बोला। एम्बुलेंस में बैठाया गया उनको, पार्लियामेंट में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है, उसमें वहां पर उनको लेके जाया गया। उसके बाद अचानक ये मुद्दा बन गया कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया है। लेकिन हालांकि वो केस रफा दफा है, मुझे लगता है अभी तक उसमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आपने, अगर मैंने धक्का दिया है तो आपने कैमरे पे देखा होगा, अब वो तस्वीर लेके आइए, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। क्योंकि राहुल गांधी के उसके ऊपर जो आरोप लगा था उसके बाद सियासत गर्म हो गई, कांग्रेस अटैकिंग मोड में आ गई। एक और अनुराग ठाकुर, बासुरी स्वराज जाके एफआईआर दर्ज करवाए, तो दूसरी ओर प्रमोद तिवारी और दूसरे नेता भी एफआईआर का दौर शुरू हो गया। एफआईआर का दौर शुरू हो गया, एफआईआर वर्सेस एफआईआर हो गया जी। तो एक सवाल हम जानना चाह रहे थे कि कांग्रेस की कमेटी जो CWC है जी, ये पटना में ही क्यों बैठ रही है? हाँ। मतलब इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मतलब समझिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है, यानी डिसीजन मेकिंग बॉडी। बड़े फैसले कांग्रेस वर्किंग कमेटी कर सकती है। करीब 35 सालों के बाद बिहार के पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 तारीख को बुलाई गई है, जिसमें जो है बड़े सारे नेता मौजूद रहेंगे। एक्सटेंडेड बुलाई गई है, यानी जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के विधायक दल के नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेता, भूपेश बघेल जो जनरल सेक्रेटरी हैं, है ना, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, तमाम बड़े नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। देखिए, मकसद एक ही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार का जो बाजीगर होगा ना, उसकी ठसक दिल्ली तक होगी, है ना। इस वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वहां पे बुलाई गई। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की पटना के अंदर से होगी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से वोट चोरी का जो आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी लगाती रही, उसका मुद्दा भी वहां पे आएगा। एक प्रस्ताव आएगा, सामाजिक प्रस्ताव आएगा, आर्थिक प्रस्ताव आएगा, राजनीतिक प्रस्ताव आएगा। और वहां से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस एक बड़ा मैसेज पटना से 24 तारीख को देगी, पूरे बिहार को लेकर देगी। और उस दिन वाकई हम ये कह सकते हैं कि नया इतिहास बनता हुआ नजर आएगा पटना से कांग्रेस के मद्देनजर। जी, क्या कांग्रेस अब भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनने की कगार पर है या अभी भी उसको क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ेगा? ये अबुनिता ये बात समझनी होगी कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो है वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है, वो पीछे वाली सीट पे बैठते हैं और रीजनल पार्टीज जो है वो गाड़ी चलाती हैं और कांग्रेस में उनके साथ चल देती है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा में जो है बिहार के भीतर राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे और उनके पीछे तेजस्वी यादव, दीपांकर माले, वीआईपी के मुकेश सहनी थे। और उस यात्रा में राहुल गांधी ने एक बड़ा मैसेज ये दिया कि कांग्रेस भी नेतृत्व कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी कहते रहे कि हम बिना सहयोगियों के हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बिना सहयोगी के हम आगे अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा मैसेज तो दे दिया है कि भाई ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस भी बैठ सकती है। वही जैसे पिछले कई चुनावों में देखा गया था कि राहुल गांधी खुद सामने नहीं आते थे, बट इस बार जो जुगलबंदी चल रही है वो काफी दिलचस्प दिख रही है। तो पहले यूथ भी पॉलिटिक्स में इतना एक्टिवनेस नहीं दिखाती थी जैसे लेकिन अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, कोई मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो यूथ काफी आगे आ रही है, काफी सामने दिख रही है, काफी मुद्दे उठा रही है। तो क्या ये हमारे लिए खतरा हो सकता है या फिर जैसे क्या इससे स्टेबिलिटी आएगी हमारी डेमोक्रेसी में या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन जाएगी और नेपाल जैसा कुछ दिखने को मिलेगा यहाँ भी? देखिए, नेपाल जैसी कोई स्थिति हिंदुस्तान के भीतर नहीं बनेगी और नेपाल की परिस्थिति, अपनी राजनीतिक परिस्थिति अलग है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। और इस वजह से हिंदुस्तान में अपने तमाम मुद्दे हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेपाल जैसी स्थिति हिंदुस्तान के भीतर हो जाए। हाँ, युवाओं को सेंट्रिक रख के, केंद्र में रख के भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, तेजस्वी यादव भी बिहार के भीतर कर रहे हैं। जो नया आंकड़ा आया है उसमें सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश और बिहार में है। आपने देखा होगा कि युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार में प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और सबसे ज्यादा जो अटैकिंग प्रदर्शन, हम ये कह सकते हैं एग्रेसिव होके वो प्रदर्शन करते हैं। तो
एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी युवाओं को की बात करते हैं, हर वक्त युवाओं की बात करते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। तो नेपाल जैसी स्थिति तो हिंदुस्तान में कतई नहीं बनने वाली है। राजनीति अपनी अलग अलग हो सकती है, बयान अलग अलग आ सकते हैं, राजनीति हो सकती है, लेकिन नेपाल जैसी कोई स्थिति यहाँ नहीं बनने वाली। देखिए मोहित जी, जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी कहल और गुटबाजी देखने को मिलती है, वो किस हद तक कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराती है या फिर उठाती है? क्या रोल इसका रहता है? आपने ये पूछा कि जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, तो देखिए गुटबाजी तो हर सियासी दल में होता है ना, हर राजनीतिक दल में। जी। बीजेपी में भी गुटबाजी है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है, हर दल में जी। खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि गुटबाजी कांग्रेस पार्टी को जहां तक मैंने समझा है, जी। जो मैं सालों से मैं कांग्रेस पार्टी को कवर करता आ रहा हूं, जो मैंने कांग्रेस पार्टी को समझा है, गुटबाजी का मतलब ये है कि अलग अलग विचार के लोग, है ना। राहुल गांधी को भी पता है कि उनकी पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन राहुल गांधी का बहुत अच्छा इस पे जो है एक तर्क होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि राहुल गांधी शिव जी को बहुत मानते हैं, है ना। राहुल गांधी शिव भक्त है जी। और क्योंकि अब केदारनाथ भी गए, कैलाश मानसरोवर भी गए, बद्रीनाथ भी गए, है ना, महाकाल के दरबार में गए, दंडवत प्रणाम राहुल गांधी ने वहां पे किया, है ना। और जो है कुर्ता और जो है धोती पहन के उन्होंने वहां पे जो है शिव आराधना की वहां पे। तो सवाल, राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शिव की बारात है ना। यहाँ पे तमाम विचारों के लोग हैं, तमाम लोग हैं, देवता भी हैं, यहाँ पे असुर भी हैं, यानी एक विचारों का एक कह सकते हैं गुलदस्ता है कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी का कहना है। अलग अलग विचारों का, अलग अलग फूल हैं उसमें जी। तो वो, और मेरा जो कहना है, जो आपका जो सवाल था कि गुटबाजी, तो गुटबाजी हर सियासी दल में है और राहुल गांधी भी मानते हैं कि गुटबाजी होगी, अलग अलग विचार आएंगे जी, है ना, तो ही मुकम्मल तौर पे जो है जमीन पे मजबूती मिल सकती है। हम या ये कहें कि जो है पार्टी में लोकतंत्र है, तभी अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो राहुल गांधी का कहना ये रहता है और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि गुटबाजी की वजह से पता चलता है कि किसके क्या विचार हैं। तो सर, पार्लियामेंट में राहुल गांधी सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जैसे वो कब आते हैं, कब जाते हैं और कब बोलते हैं, ये सब कुछ स्ट्रैटेजिक होता है कि सोच समझ के की गई चीज होती है या स्पॉन्टेनियस होता है? बिल्कुल नहीं, देखिए संसद की बात जहां तक आपने की है, संसद में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है जी, 99 उसके सांसद हैं। अगर इंडिपेंडेंट मिला दे तो 100 से ज्यादा उनके सांसद हो जाते हैं जो इंडिपेंडेंट उनके साथ हैं। राहुल गांधी संसद रेगुलर आते हैं, डेली आते हैं, संसद के भीतर जाके बैठते हैं, मुद्दों को उठाते हैं और अपने ऑफिस में डेली आके वो बैठते हैं और ऑफिस में रणनीति बनाते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का वहाँ पे जो है मुद्दे उठाए जाने चाहिए। राहुल गांधी अपने सांसद जितने भी उनके लोकसभा राज्यसभा के हैं वो मुलाकात करते हैं, युवा सांसदों से मुलाकात करते हैं, वो महिला सांसदों से मुलाकात करते हैं। कई बार हमने देखा कि राहुल गांधी ने महिला सांसदों से मुलाकात करके बोला कि आप महिलाओं का मुद्दा संसद के भीतर उठाइए। युवा सांसदों को उन्होंने कहा कि आप युवाओं का मुद्दा उठाइए। जो ग्रामीण परिवेश के जो सांसद आते हैं, है ना, उनको कहा कि आप किसानों का मुद्दा उठाइए। तो राहुल गांधी संसद के भीतर और संसद के बाहर बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब सदन चल रहा होता है तो राहुल गांधी 4 से 5 बैठके अपने ऑफिस में, यानी जो एलओपी का ऑफिस है, नेता विपक्ष का ऑफिस है, वहां पे वो करते हैं, सांसदों के साथ मुलाकात भी करते हैं। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी उन मुद्दों को संसद के जो जमीन पे वो जो यात्रा करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उन्हीं मुद्दों को संसद में उठाते हैं। वैसे इस बीच उनकी काफी एक सेंसिटिव साइड भी देखने को मिलती है जब वो सोनिया गांधी को पानी अच्छा, आप ये सवाल कर रहे हैं संसद के भीतर। नहीं, कई तस्वीरें ऐसे आई हैं। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी इज वेरी सेंसिटिव, है ना। मानवीय जो उनका एक पक्ष है वो अपने आप में बहुत शानदार है ना, और वो दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। हम अपनी बात करते हैं, मतलब हम तो पत्रकार हैं, जब हम यात्राओं को कवर करते हैं, रैलियों को कवर करते हैं और हम उनकी तस्वीरों को दिखाने के लिए दौड़ते हैं, वॉक थ्रू करते हैं, तो वहाँ राहुल गांधी कभी देखते हैं कि अरे ये तो दौड़ रहे, थक गए होंगे, तो कभी पानी का बोतल दे देंगे, कभी चॉकलेट दे देते हैं। उसी तरीके से आपको बता दें कि सासाराम में भी एक तस्वीर आई थी कि वो लालू यादव को पानी का गिलास दे रहे थे, खरगे साहब को पानी का गिलास दे रहे थे। राहुल गांधी की माँ है सोनिया गांधी,
जी है ना। और हर इंसान अपनी माँ का ख्याल रखता है, और उसी तरीके से राहुल गांधी भी ख्याल रखते हैं। जब भी सोनिया गांधी जी प्रदर्शन संसद भवन के भीतर होता है, भरी गर्मी में, है ना, उमस में, तो राहुल गांधी पूछते हैं कि माँ आपको पानी तो नहीं चाहिए? अच्छा तो सोनिया जी कभी मना कर देती हैं कि नहीं नहीं अभी हाँ। ठीक हूँ मैं। फिर राहुल गांधी जी अपने जो उनके दूसरे सांसद सहयोगी होते हैं, मानिक टैगोर जो है कोऑर्डिनेट करते हैं सांसदों के प्रदर्शन को, तो उनसे कहते हैं कि देखना पानी जरूरत होगी तो पानी लेके पानी इनको दे देना। तो वो अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से सबका वो ख्याल रखते हैं। एक मानवीय उनका ये पक्ष है और बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। जी देखिए, जिस तरह से बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सियासत बहुत गरमाई हुई है। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या रिपीट करेगी सरकार? क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमने जो वोट अधिकार यात्रा अबोनिता कवर किया था, उस वोट अधिकार यात्रा में हमने ये नोटिस किया कि जमीन पे जो पहले महागठबंधन था उससे ऊपर उठा है। एक बज़ क्रिएट किया है राहुल गांधी ने, सासाराम से लेकर पटना तक। युवाओं का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा तो उठाया उसमें। देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं 2-4 लोगों का नाम कटा है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक बज़ है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मत का अधिकार होता है। हम ये कहते हैं कि मत का अधिकार सिर्फ एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक एक हक है और सबसे बड़ा हक है। तो राहुल गांधी ने एक जो यात्रा के माध्यम से जो बज़ क्रिएट किया है, उसका फायदा जो है महागठबंधन को निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि युवाओं का भी मुद्दा उठा रहे थे, अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, है ना। इसके साथ ही साथ जो है वो महिलाओं का मुद्दा उठा रहे थे। तो ये जो बज़ है, ये बज़ को ये कहें कि जो माहौल उन्होंने बनाया है, चुनाव तक अगर सस्टेन कर गए तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी कहीं ना कहीं फीके नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के सामने? नहीं, नीतीश कुमार तो फीके, देखिए नीतीश कुमार की अलग पॉलिटिक्स है ना, और राहुल गांधी की नीतीश जी का क्रेज कैसा है बिहार के भी साथ? देखिए, नीतीश कुमार का क्रेज अपना क्रेज है, अलग क्रेज है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो मुकम्मल तौर पे जमीन पे जो है वो अपनी रैलियों को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तभी वो मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेके बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हमको जमीन पे नहीं दिखाई दी, लेकिन एक माहौल है ऐसा कि भाई बदलाव होना चाहिए। तो इस एंटी इनकम्बेंसी का जो है फल किसको मिल सकता है? इस एंटी इनकम्बेंसी का फल निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और माले को मिलेगा, क्योंकि वो जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। जी, वोट अधिकार यात्रा के टाइम एक और तस्वीरें कुछ सामने आई थी, जो मखाना का खेत में शायद गए थे, और वो क्या बात थी, वो आप बताएं। अंजलि, दरअसल वोट अधिकार यात्रा जब वो कवर कर रहे थे, हम भी उनके साथ साथ चल रहे थे। अचानक कटिहार में राहुल गांधी मखाना के खेत में चले गए। और आपको बता दूं कि जो बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, चाहे कटिहार हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, ये दरभंगा हो, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे देश का सबसे उच्चतम क्वालिटी का मखाना प्राप्त मिलता है, और देश का करीब 80 से 90% मखाना वहाँ पे पैदा होता है। आप समझ लीजिए कि मखाना का दीवाना है कौन? अमेरिका। 25% मखाना हिंदुस्तान का जो है अमेरिका लेता है, अपने जो भी आयात वो करता है ना। यूएई हमसे मखाना लेता है करीब 12%, हमसे नेपाल मखाना लेता है। यानी मखाना एक बड़ा मुद्दा है, और मखाना के किसानों की जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है। देखिए मोहित और जी, आप जिस तरह से अभी सामने निकल के आई है चीजें, अमेरिका भी मखाना उत्पाद करता है, तो वो कहीं ना कहीं बेचने की स्ट्रैटेजी बना रहा है भारत पे। क्या यहाँ पर मोदी सरकार इस रिस्क को लेगी कि हमारी जो यहाँ पर खेती होती है इसको पीछे रखते हुए वहां से क्या खरीदेगी मखाना? नहीं, देखिए हिंदुस्तान में ही मखाना इतना बेहतर होता है, मखाना बोर्ड बनाया गया है अभी। तो हम वही कह रहे हैं कि मखाना के किसानों की हालत को समझने के लिए राहुल गांधी जब वहां पे गए थे, मखाना के खेत में चले गए थे वो। हमने भी मखाना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, मखाना के खेत से में जाकर किस तरीके से मखाना को जो है वहां से चुना जाता है, निकाला जाता है खेत से, और किस प्रोसेस से आखिरी पड़ाव में जो है मखाना व्हाइट यानी सफेद मखाना बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, पूरा प्रोसेस देखा था हमने पूरा प्रोसेस की जो है वो खबर हमने दिखाई थी। प्रोसेस को मैं जानना चाहूंगी, क्या प्रोसेस रहा है? देखिए, प्रोसेस मखाना बनाने का यही है कि सबसे पहले उसको खेत में जो है वो जो है पैदा होता है, वहां से उसको चुना जाता है, चुनने के बाद जो है उसको छाना जाता है। छानने की अपनी अलग प्रक्रिया है ना। तो करीब 12-13 बार उसको छाना जाता है, और छानने के बाद जो है
उसको भुना जाता है। भूनने के बाद जो है उसको पीटा जाता है जी। और गरम गरम ही पीटा जाता है। अगर वो ठंडा हो गया तो अच्छी क्वालिटी का मखाना नहीं निकलता है जी। तो वो पूरी प्रक्रिया को भी राहुल गांधी ने देखा था। हम यही कह रहे हैं कि मखाना के किसानों का दर्द समझने के लिए राहुल गांधी खेत में चले गए, खेत में घुस गए, फिर वो किस तरीके से मखाना के किसान अपने मखाना को बेचते हैं उसको लेकर राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि मखाना हिंदुस्तान के मखाना के किसानों की जो है स्थिति है वो बदलनी चाहिए। क्योंकि मखाना आप देखिए कि गांव से मखाना जब शहर में पहुंचता है तो बहुत कीमती हो जाता है वो, जितना कीमती हो जाता है उतना पैसा गांव तक नहीं पहुंचता है। उसी मुद्दे को उठाने के लिए राहुल गांधी मखाना के खेत में गए थे। जी, चलिए ये तो हो गई बात मखाने की। अब मैं आपसे एक मेन मुद्दा जानना चाहूंगी, जैसे कि बिहार चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नीतीश, चिराग पासवान, साथ ही और भी कई बड़े नेता है, तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें, लालू यादव की अगर हम बात करें, तो सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है। चिराग पासवान ने लगभग 40 सीटों की मांग करी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सीट शेयरिंग की जो बात है ना, एनडीए और महागठबंधन दोनों में जो है एक हम ये कह सकते हैं कि कई पेच फंसे हुए हैं जी, है ना, और घमासान है। उस घमासान का समाधान एनडीए को भी निकालना है और महागठबंधन को भी निकालना है जी। जो एनडीए के साथी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या मांझी हो या नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी कोशिश यही है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। निश्चित तौर पे जो एनडीए है उस एनडीए के घटक दल में नीतीश कुमार की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 103 सीटों पे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ेगी, 101 या 2 सीटों पे, 1 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। चिराग को 40 सीटें नहीं मिलने वाली, उसे माहौल बना रहे हैं, है ना, उनको भी 20-25 सीटों में ही जो है भारतीय जनता पार्टी निपटा देगी। इसके अलावा मांझी को भी सीट देनी है, उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है, तो एक रास्ता जो है लगभग वहां पे तैयार है। लेकिन अब नीता जो आपने सवाल, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि महागठबंधन में भी सीटों पे पेच जो है फंसा हुआ है। आपको बता दूं कि करीब 12 घंटे की मैराथन बैठक कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की है। स्क्रीनिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो उम्मीदवारों का चयन करती है, सही उम्मीदवार को चुनती है। तो 12 घंटों की बैठक, लगातार 12-12 घंटे की बैठक कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी बिहार में लड़ी थी और 19 सीटें जीत के आई थी। यानी जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत गड़बड़ था। सवाल उठने लगा था कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर होता तो जो 77 सीटें आरजेडी ने जीती थी सरकार बन जाती। अगर 25-30 सीटें जीत लेती तो सरकार बन जाती। तो इस बार जिताऊ उम्मीदवार पर फोकस करने के लिए वो बैठक कर रही है। और इस बार, पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी में करीब 55 से 60 के बीचों में सीटों के बीच में जो है बात बन जाएगी। और तेजस्वी यादव की भी यही कोशिश होगी कि ज्यादा सीटें न दें, और इस बार कम सीटें इसलिए भी मिलेंगी क्योंकि पिछली बार वीआईपी इनके साथ नहीं थी, मुकेश सहनी की जो पार्टी थी, वो भी कह रहे हैं कि हमको भी योगदान हमारा बड़ा है जो है जमीन पे, तो हमें भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए जी। तो इस बार कोशिश यही है कि वही सीटें कांग्रेस को दी जाए जो जिताऊ हो, जो जहां पे वो जीत सके। मुकेश सहनी को भी वही सीटें दी जाए जो जीत सके। हाँ, इस बार हम ये कह सकते हैं कि दीपांकर माले की जो पार्टी है, दीपांकर भट्टाचार्य की जो पार्टी है माले को पहले से ज्यादा सीटें मिल सकती है। तो सर, अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बिहार इलेक्शंस का दिल्ली पर क्या असर पड़ने वाला है? बिल्कुल अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि बिहार ने ही, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में बड़ा योगदान दिया है। और ये कहते हैं कि बिहार का जो बाजीगर होगा उसकी ठसक दिल्ली में दिखाई देगी। अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव महागठबंधन जीत जाती है तो एक ठसक उसकी दिल्ली में दिखाई देगी, उसकी स्थिति जो है वहां पर मजबूत होगी। एनडीए जीत जाती है तो जो स्थिति अभी बनी हुई है वही मजबूती के साथ वो स्थिति वहां पे दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन खराब था, बेहतर प्रदर्शन होता तो दिल्ली में और बड़ी दूसरी स्थिति होती। तो आज के दौर में जो भी बिहार जीतेगा उसकी ठसक दिल्ली तक दिखाई देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के आप जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे पास समय की कमी है तो इस पॉडकास्ट को हमें अभी के लिए समाप्त करना पड़ेगा, मगर दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और नए पॉडकास्ट के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मैं इजाजत, नमस्कार। थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।